चर्चा उस समय भी हुई थी और आज शहरी क्षेत्र में भी उन सब बातों पर विचार हुआ। हमने पिछले कुछ सालों में ऐसी जो लोकल इकाइयाँ हैं उनको स्वायत्तता कितनी दी जाए, कितना उनको ऑटोनॉमी दी जाए, उस पर एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। इस बार भी शहरी क्षेत्र के अंदर हमने खास करके जैसा उनकी जो बजट्स हैं, जो उनकी फंडिंग है स्टेट फाइनेंस कमीशन के हिसाब से अथवा उनके अपने जो रिसोर्सेज हैं, सब कुल मिला करके तय कर दिए, उनको छूट दे दिए कि उस पैसे का उपयोग वो अपने हाउस के हिसाब से जितना जैसे कराना वो कराएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के पूरे फंड से ही हम उनको करके देंगे, जैसे विशेष तौर पर जो कार्यालय हैं उनके, क्योंकि कार्यालय बड़ा खर्च होता है उनके लिए, वो शायद अपने आप फंड में से नहीं कर सकते हैं। नगर निगम के और नगर परिषदों के कार्यालय वो सब सैंक्शन कर दिए हैं। इसी प्रकार जैसे स्ट्रीट लाइटिंग का कंट्रोल या वहाँ के ट्रैफिक का कंट्रोल ICCC के माध्यम से किया जाता है, तो ICCC का भी खर्चा बड़े स्थानों पर 20-25 करोड़ भी आता है, छोटे स्थानों पर थोड़ा कम रहता है, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। लेकिन उसके बाद जो भी लाइटिंग का सिस्टम है, CCBM का सिस्टम है, वो सब स्थानीय इकाइयाँ अपने पैसे से खर्च करेंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मिल करके, जिसको कंट्रीब्यूटिव सिस्टम है, ग्रांट सिस्टम, मैचिंग ग्रांट के रूप में हम इनको सबको देंगे ताकि वो डिमांड के ऊपर उनको दिया जा सके। 7% का पैसा जितना भी हमारा SOTR का है, SOTR पिछले साल का 6,500 करोड़ था, उसमें से 7% शहरी और ग्रामीण इकाइयों को दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑन डिमांड और भी दिया जाएगा। हर इकाई अपना अपना बजट बनाएगी और बजट में अगर उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो स्टेट से डिमांड कर सकते हैं। पिछले साल का जो SOTR है उसमें इस बार की जो ग्रांट टोटल मिला करके उनको 3600 करोड़ रुपया शहरी इकाइयों को जाएगा और लगभग 500 करोड़ रुपया अभी पिछला भी उनका बचा हुआ है, वो भी जोड़ करके देंगे। 4100 करोड़ रुपया तो स्टेट से जाएगा। और एक विषय हमने उनसे जो जानकारियाँ ली हैं, 5000 करोड़ रुपये से ऊपर राशि ऐसी है जो अलग अलग नगर की इकाइयों के पास अपना भी आज भी है, जिसका खर्च वो किन्हीं कारणों से शायद नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन उनकी जो आती हैं काउंटिंग का सिस्टम में कुछ जो दिखते हैं वो आज दूर करने के लिए उनको कह दिया है, तो इस पैसे को वो खर्च कर पाएंगे। अर्थात अगले साल के लिए देखा जाए तो 9000 करोड़ रुपये से भी ऊपर राशि उनके पास शहरी इकाइयों के पास उपलब्ध है। SOTR होता है स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू। जो हमारा अपना टैक्स रेवेन्यू स्टेट का है वो 64,000 करोड़ रुपया है, उसका 7% पैसा वो शहरी और ग्रामीण दोनों इकाइयों को जाता है। मेयरों की ओर से भी कोई डिमांड रखी गई है? छोटे इश्यूज होते हैं, जैसे कुछ कमी है, मानो स्टाफ की कमी है, वो उन्होंने बताया है। जहाँ कहीं उनको कठिनाई आती है कोई टेंडर में करने में, या कहीं छोटे मोटे भ्रष्टाचार के किस्से भी कई हमको मिलते हैं। टाइमलाइंस के हिसाब से भी कुछ था कि कुछ चीज़ों का टाइमलाइन कम किया जाए, जैसे राइट टू सर्विस एक्ट में कुछ टाइमलाइन होती हैं, कुछ चीज़ों का टाइमलाइन बढ़ाया जाए, वो निर्णय करके सब अधिकारी आपस में तय करें। पंचायतों से आपने बात की और उसके बाद अब आप निकाय से बातचीत कर रहे हैं, यानी सरकार का ये प्रयास है कि सरकार स्टेट लेवल से जो फैसले लेती है वो निचले स्तर पर इम्प्लीमेंटेशन उनकी जल्द हो, समयबद्ध तरीके से तमाम योजनाएं, चाहे वो निकाय की हो या फिर रूरल एरिया में पंचायत की हो, वो समयबद्ध तरीके से तमाम बड़े जो प्रोजेक्ट है सरकार के या जो बड़े विजन है वो पूरे किए जा सकें। 2 विषय हैं इसमें। एक तो सरकार के अपने जो काम हैं वो सब सरकारी डिपार्टमेंट्स अपने लेवल पर नीचे तक पहुंचाते हैं, उनको कोई कठिनाई ना आए, उसमें कोऑर्डिनेशन ठीक हो। क्योंकि जैसे शिक्षा का, एजुकेशन का है, वो अपना स्टाफ अपना काम करता है, एग्रीकल्चर अपना करता है, इरिगेशन अपना करता है, हेल्थ अपना करता है, ये सब डिपार्टमेंट स्टेट के डिपार्टमेंट है, वो सब काम करते हैं। लेकिन जो स्थानीय जो सरकारें हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिनको कहते हैं, उनके अपने काम हैं। स्वच्छता का काम उनका है, शहर में सुंदरता का काम उनका है, रेगुलेशन ऑफ कॉलोनीज जो है, अनऑथराइज कॉलोनीज, उनका काम उनका है। तो इस प्रकार के जितने काम हैं ये सब स्थानीय इकाइयों के होते हैं, वो सब अपने काम करते हैं। छोटे छोटे विकास के काम वो उनको बताए गए हैं। जिला परिषदों को जैसे हमने काम बताया कि बस को शेल्टर है वो उनको दे दिए, वो बनाएंगे। एनुअल मेंटेनेंस है कुछ चीज़ों का, वो उनको बताया, वो करेंगे। तो जो कामों का बंटवारा, ये एक प्रकार की स्थानीय सरकारें, अलग सरकारें होती है स्टेट गवर्नमेंट से, केवल इनको फैसिलिटेट करना हमारा काम है, फंड्स देना हमारा काम है, ऑडिटिंग करेंगे, उनको काम करने की तकलीफ, कोई कठिनाई आती है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो उनके लिए उनको उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये सरकारें अलग सरकारें हैं, थर्ड टियर जिसको कहते हैं, इसको सपोर्ट करना, सहयोग करना, कोई कठिनाई आए उसका हल निकालना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। कॉलोनीज को लेकर के आपने बात की, कोई पैमाना ऐसा बनाया कि अवैध कॉलोनी कौन सी आप नियमित करने को लेकर के जा रहे हैं और कौन सी अवैध कॉलोनी आगे आप नहीं बननी चाहिए, कुछ पैमाना
पैमाना उसका यही है कि अब किसी नई अवैध कॉलोनी की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, पहला विषय। कोई भी पुरानी जो कॉलोनियाँ अवैध कॉलोनियाँ हैं उनमें रजिस्ट्रेशन के लिए 2 कंडीशन लगाई गई हैं, एक NOC और एक NDC। NDC नो ड्यू सर्टिफिकेट, वो उनको अर्बन लोकल बॉडी से लेना होता है ताकि कोई भी पिछला पैसा किसी तरफ बकाया ना हो। NOC वो हमारा डिपार्टमेंट टाउन कंट्री प्लानिंग देता है कि ये एरिया अब हमने ऑथराइज कर दिया है। ऑथराइजेशन की शर्तें ये हैं कि पर्याप्त चौड़ी गलियाँ होनी चाहिए, उसको अप्रोच रोड वो ठीक होना चाहिए। तो इस प्रकार की मोटी मोटी शर्तें हैं, ज़्यादा उसमें कोई बहुत नहीं है। सबके नक्शे हमने मंगवा लिए हैं। अभी पिछले दिनों में 190 कॉलोनियाँ हमने स्वीकृत कर दी हैं, लेकिन और अभी 600, 650, 700 कॉलोनी ऐसी हैं जो पाइपलाइन में हैं। एक एक करके उसको पास कर रहे हैं, देख रहे हैं और बाद में उसको सर, प्रदेश के दौरे पर निकलने वाले आप 2 तारीख से शुरुआत होने वाली है, गाँव में जाएंगे, स्टे करेंगे, जनसंवाद भी करेंगे लोगों से, तो सर पूरे प्रदेश में क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? देखिए, अभी भिवानी जिले से कार्यक्रम शुरू किया है। वास्तव में तो मैं पहले भी ये कार्यक्रम करता ही रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोविड के दिनों में ये प्रवास रुक गए थे और स्वाभाविक है कि जैसे सारा सिस्टम रुका था, अगले उसके बाद 1 वर्ष तक हमने उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए नए सिस्टम जो लागू किए, उसमें हेडक्वार्टर पर रह करके सारी चीज़ें नई शुरू की हैं। अब अगला 1 वर्ष 1.5 वर्ष जो है वो फील्ड के लिए मैंने शुरू किया। ग्राम के जो प्रवास मैंने शुरू किया वो भिवानी जिले से 2, 3, 4 3 दिन का ये मेरा टूर प्रोग्राम है। इसके बाद आगे बनेगा। राहुल गांधी के मामले में जो कांग्रेस है वो लगातार मुखर हो रही है। कल हिमाचल के मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में थे, कह रहे थे कि लोकतंत्र का गला घोट रही है भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी जो है वो डर गई है राहुल गांधी से। तो ये आप किस नज़र से देखते हैं सर इस पूरे घटनाक्रम? देखिए, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी रही है और जो भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है वो इस प्रकार के अगर दहाड़े मार करके बातें कहेंगे कोई इसके ऊपर भरोसा करने वाला है नहीं। और फिर उसमें भी मर्यादाएं तोड़ करके कोई आदमी कुछ करेगा तो उसका संज्ञान जनता तो लेती है। इस बार उसका संज्ञान कोर्ट ने लिया है, तो कोर्ट ने कुछ चीज़ का संज्ञान लिया, इसमें हमने कुछ करना नहीं है, अगर हमारा विषय भी नहीं है। हाँ, कोर्ट में दोबारा से अपील करें, अपील करने के बाद अगर उनके खिलाफ कोई गलत निर्णय हुआ तो ठीक होगा, लेकिन उस निर्णय के जो फॉलआउट है उस फॉलआउट में मान लो एक नियम बना हुआ है और वो आज नहीं बना, बहुत पुराना बना हुआ है, 2013 से लेकर के 14 से लेकर के अब तक। ये मेरा ख्याल 13वां या 14वां उदाहरण है जब किसी की विधानसभा की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता ये रद्द हुई है। कोई इनकी अकेले की हुई ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी एक प्रदीप कालका चौधरी, उनकी भी सदस्यता रद्द हुई थी, बाद में कोर्ट में राहत उनको मिल गई, बहाल हो गई है। तो ये कोर्ट का एक प्रोसेस है, कोई हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं। हिमाचल सीएम भी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि आपसे बातचीत भी हुई है और पंजाब हरियाणा प्रदेश। उन्होंने जो मुझे बताया था, फोन हुआ था कि जी पानी पर हमने टैक्स नहीं लगाया है, हमने तो केवल जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर लगाया है। अल्टीमेटली हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर भी जो प्रभाव उसका हमारे ऊपर पड़ेगा उसका तो विरोध करेंगे। जैसे BBMB के माध्यम से उन्होंने जो भाखड़ा की बिजली पैदा होती है उसके ऊपर चार्जेस लगाया, तो उसका तो आखिर पैसा वो हमको भी देना पड़ेगा, पंजाब को भी देना पड़ेगा, कुछ और प्रदेश जो उसमें से लेते होंगे, तो बिजली का रेट महंगा हुआ, उसका प्रभाव हमें पड़ेगा, तो हम उसका तो विरोध करेंगे। 12% पहले हिमाचल जैसे फ्री में प्रोजेक्ट लेता है, अभी भी लेता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बारे में कुछ लिखने जा रहे हैं या कोई बात या कोई मीटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि ये शहर से एक नया जो है विभाग मान लीजिए 12% पहले जो मिलता है अभी भी उनको मिलता है, वो कोई विड्रा नहीं हुआ है। इसके लिए हमने विधानसभा में अपना रेजोल्यूशन पास कर दिया है। रेजोल्यूशन पास करके हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख दिया है और इसका संज्ञान अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगा और हम भी जब इसका पे करने की बात आएगी उस समय हम विरोध करेंगे कि इससे ज़्यादा इस बिहाफ पर कोई रेट बढ़ाता है BBMB तो उसका हम पे नहीं करेंगे। क्या कोर्ट भी जा सकता है सेंटर की बात? अब जब कोई ऐसा विषय आएगा जब उस समय देखेंगे, लेकिन आज तो अभी हमने उसका विरोध किया है और वो केवल रेट, उसका असर हरियाणा पर नहीं पड़ना चाहिए, दूसरे प्रदेश पर। अपने प्रदेश के लिए जो करना है वो कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई चीज़ करती है तो वो सब पर लागू होती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट किसी दूसरे स्टेट से कोई भी चीज़ का वजन नहीं डाल सकती। धन्यवाद। क्षतिपूर्ति पोर्टल को लेकर के विपक्ष मुद्दा बना रहा है सर, कह रहे हैं कि पोर्टल चल नहीं रहा है, किसानों को राहत नहीं मिल रही। शुरू में ये कठिनाई आई थी कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर वही किसान अपने नुकसान की यानी दर्ज कर सकता था जिसने पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर किया है, लेकिन बहुत किसान उसको लापरवाही से नहीं भरते थे, या कुछ किसानों ने हमको ये बताया कि हमारी फसल तो जो है हमने मंडी में बेचनी नहीं है, जिन्होंने मंडी में नहीं बेचनी है वो भी लापरवाही करते हैं। लेकिन अब जब नुकसान हुआ तो सबको ध्यान में आया कि नहीं वहाँ दर्ज नहीं है तो यहाँ में लाभ मिलेगा नहीं। हमने उनकी बात ध्यान में कर करके जिस एरिया में ये समस्या थी वहाँ सब दोबारा से पोर्टल खोल दिया है। कब से सर? कब नहीं, जब से भी शिकायत डिप्टी में हमको लेके भेजता है उस दिन खोल देते हैं।
खोलने के बाद उन सब किसानों का पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, उसके बाद वो क्षतिपूर्ति में चढ़ा सकते हैं, किसी को कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कोई डायरेक्शन दिया?